हमने शो पर आपको बताया है कि हम बजट से जुड़े कॉर्पोरेट महारथी बैठाएंगे। तो आज बजट पर कॉर्पोरेट के महारथी में हमारे साथ सूरज एस्टेट डेवलपर्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी हुई है और कंपनी ने CCIL भवन में 3 एडिशनल फ्लोर्स बनाने के लिए करीब 90 करोड़ रुपए का सेल एग्रीमेंट भी किया है। लग्जरी घरों की डिमांड में आखिर ट्रेंड कैसा चल रहा है, कंपनी किन नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने वाली है, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे मैनेजमेंट के साथ। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। भारत में शहरों के तेजी से हो रहे विस्तार और घरों की लगातार बढ़ती डिमांड से रियल्टी सेक्टर में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार के लगातार फोकस के साथ साथ बड़े घरों और लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड लगातार बढ़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर में शानदार डिमांड से इस सेक्टर की कंपनियों की ग्रोथ में काफी तेजी आई है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार है। 1986 में बनी ये कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी है। कंपनी का फोकस मुंबई और उससे सटे इलाकों में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलप करने पर है। कंपनी अब तक 42 प्रोजेक्ट की डिलीवरी पूरा कर चुकी है, जिसमें करीब 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया शामिल है। हाल ही में कंपनी ने CCIL भवन के 3 एडिशनल फ्लोर्स को डेवलप करने के लिए करीब 90 करोड़ का सेल एग्रीमेंट किया। साथ ही कंपनी 192 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का रीपेमेंट कर चुकी है। FY25 के लिए प्री सेल्स का आउटलुक क्या है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च की क्या तैयारी है, डिमांड का आउटलुक क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है सूरज एस्टेट डेवलपर्स का मैनेजमेंट। राहुल थॉमस, डायरेक्टर सूरज एस्टेट डेवलपर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए, सबसे पहले राहुल, जो पहला क्वार्टर है उसका एक सेंस जानना चाहेंगे कंपनी से। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लगभग यहाँ पर कंप्लीशन के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ रेवेन्यू पोटेंशियल की अगर हम उम्मीद करें तो आपने क्या आंक रखी है इन प्रोजेक्ट्स में से? ये साल का हमारा गाइडेंस था 850 करोड़, उसमें से अराउंड 200 करोड़ कमर्शियल सेगमेंट से आ रहा था और 600 करोड़ अप्रोक्सीमेटली वाज कमिंग फ्रॉम द रेजिडेंशियल सेगमेंट रफली। सो अपना इन टर्म्स ऑफ लॉन्च पाइपलाइन, ये साल का लॉन्च पाइपलाइन 1150 करोड़ है। उसमें से इफ यू पहले 6 महीने का launch pipeline है 800 crores, and for the next 6 months we're targeting approximately around 350 crores. राहुल, सेल्स डीड जो एंटर हुई है CCIL के साथ, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसका ओवरऑल कंपनी के टॉप लाइन पर कितना असर आप पड़ता हुआ आप देखेंगे। तो हम लोग ने पहले CCIL को इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट ऑफिस बेचा था। अभी रिसेंटली हम लोग ने 90 करोड़ का एक ट्रांजैक्शन उनके साथ किया है 3 फ्लोर के लिए। दिस इज फॉर देयर इंटरनल यूज, एंड हमारा FSI इंक्रीज होने से ये एडिशनल एरिया आया था, और हम लोग उनको बिल्ड टू सूट ऑप्शन के हिसाब से उन लोग को ये हम लोग ने अग्रीमेंट रजिस्टर किया उनके साथ। राहुल, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे ख्याल से आप क्लॉक करेंगे FY25 इस पूरे वित्त वर्ष में, जानना होगा हमें कि उससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ प्री सेल्स को लेकर कोई फिगर या कोई आउटलुक जो कि आप पेश कर सके। सो FY24-25 का गाइडेंस जैसे हम लोग ने पहले कॉल पे बताया था 850 करोड़ रहेगा। उसमें से रफली 650 करोड़ रेजिडेंशियल से आएगा और 200 करोड़ कमर्शियल से आएगा। दैट इज द गाइडेंस फॉर दिस ईयर, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि ये फिगर हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि विजिबिलिटी के लिहाज से और लॉन्चेस जो बेसिकली आप करने वाले हैं FY25 में, तो पाइपलाइन में कुछ लॉन्चेस हैं जिनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, क्या वो आपका अहम फोकस रह सकता है? जिस तरह से आप लैंड की एक्वायरिंग कर रहे हैं और ग्रीनफील्ड डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स पर आपका ध्यान है, कैसे समझे इस पूरे कदम को? मेनली हमारा अभी फोकस रहेगा, जितना हमारे पास जो प्लॉट्स है वो हम लोग लॉन्च स्टेज पे लेके जाए, वो हमारा इमीडिएट टारगेट है।
जैसे हम लोग ने बोला 1150 crores launch pipeline is what we are targeting to bring on the table right now for the financial year 24-25 एंड हमारा फोकस रहेगा कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट साथ साथ में अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड्स जानना चाहेंगे आपसे रियल एस्टेट स्पेस में फिलहाल जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड स्तर पे हम देख रहे हैं, बुकिंग्स हो रही हैं। अब ये बताएं कि डिमांड आउटलुक आपके कंपनी के लिहाज से कैसा है, और सेक्टर का ख़ास तौर से अगर हम समझना चाहें पोस्ट कोविड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहा है, तो ये साइकिल जो है जो हम देख रहे हैं वो कितनी और आती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्या किसी भी तरह का स्लो डाउन डिमांड में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हमारा 3 सेगमेंट में फोकस है। वैल्यू लग्जरी जो 1 and 3 crores के बीच में है, 1 and 2 BHK होम्स। सेकेंड है लग्जरी और थर्ड है कमर्शियल। हमारा वैल्यू लग्जरी प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों टाइम में बहुत अच्छा डिमांड हम लोग देख रहे हैं अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स। लग्जरी का एवरेज रियलाइजेशन हमारा इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और दिस फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि कमर्शियल भी अलॉन्ग विद रेजिडेंशियल दोनों अच्छा चल रहा है, और हमारा बहुत डिमांड आ रहा है कमर्शियल का भी। तो इसलिए हम लोग एक तोसीपाइप रोड में एक 440 crores GDV का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इन द नेक्स्ट क्वार्टर। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए। हम मैनेजमेंट से बातचीत की। जल्दी से विवेक करवा हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे जुड़ते हैं और एक बार इस पूरे सेक्टर पर उनका क्या नज़रिया है जान लेते हैं। पोस्ट कोविड हमने देखा एक बहुत बेहतरीन कमबैक होता हुआ दिखाई दिया है विवेक इस पूरे सेक्टर का, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ पॉकेट्स में डिमांड के ट्रेंड में सुधार की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल अगर हम देखें, शुरुआत लग्जरी से हुई थी, उसके बाद मिड और अब अफोर्डेबल सेगमेंट पे क्योंकि सरकार का भी फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की अब उम्मीद बताई जा रही है। बताइए, सेक्टर पर आपकी राय क्या है? कविता, देखिए क्या हुआ था कोविड के बाद, जो एस्पिरेशंस थे लोगों के, वो लोग काफी मतलब इंडिपेंडेंट घर और अलग से जो मतलब उनको प्राइवेसी दे सके वैसे इन्वेस्टमेंट्स आने लग गए थे। और रियल एस्टेट सेक्टर करीबन समझ लीजिए कि 10 साल से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल मतलब कोविड के बाद में ये सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग मूव्स दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो सरकार का भी फोकस है, देखिए खाली सेक्टर नहीं बढ़ा है, एक तो एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ रही है, क्योंकि आज के दिन लोग अपनी सैलरी से EMI पे कर सकते हैं, उतनी अफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो इसके लिए जैसे ही कोई जॉब ज्वाइन करता है, नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसको लगता है कि एक मकान तो उसके नाम पे रहना चाहिए, और वो EMI देने के लिए रेडी भी रहता है। एक तो ये डिमांड आ गई। दूसरी, जो सरकार आवास योजना है और जो रियल एस्टेट पे फोकस है गवर्नमेंट का, वो बहुत स्ट्रांग है आज के दिन। और मुझे लगता है कि इस बजट में भी ये स्पेंडिंग आपको आवास योजना वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। तो सेक्टर अब पिछले 2-2.5 साल से ही रिकवरी दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट अगले 4-5 साल और ये सेक्टर चलने वाला है। तो आप अगर कौन सी एरिया में अगर फोकस करना है, ये आप अगर मुझे पूछो, तो मैं प्रिफर करूंगा जो साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है, मतलब रियल एस्टेट कंपनीज में भी साउथ बेस्ड। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुंबई है या फिर दिल्ली मार्केट काफी ओवर हीटेड है, और साउथ में ये एक और स्ट्रांग रैली देने की उम्मीद है। मुझे ये एक पूरा विश्वास है। तो इसके लिए साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज पे आपको ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ। विवेक, ये आपका व्यू रियल एस्टेट सेक्टर पे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इस बीच आपका डिस्क्लोजर भी चाहेंगे जाते जाते विवेक? क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो कोई बात की नहीं है, तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होगी। का समय निकाला और सवाल जवाब किए दर्शकों के साथ आज हमारे। तो क्लियरली यहाँ पर हम